नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों की सीरीज में हम अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं और इसके तहत हम जिस महान शख्सियत की जीवनी पढ़ेंगे उनका नाम है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आइए शुरू करते हैं। भारत के जिन वैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान संबंधी अनुसंधानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, उनमें डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय का एक विशिष्ट स्थान है। आपने स्वदेश की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति के लिए जो स्तुत्य प्रयत्न किए हैं, उन्होंने आपका स्थान एक विशुद्ध वैज्ञानिक की कोटि से कहीं ऊंचा उठाकर राष्ट्र निर्माताओं में कर दिया है। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र उन्नति एवं राष्ट्र सेवा के लिए व्यतीत हुआ है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय का जन्म 2 अगस्त 1861 ईस्वी को बंगाल के खुलना जिले में रसली कतिपरा नामक गांव में हुआ था। आपके पिता श्री हरिश्चंद्र राय एक समाज सेवी और शिक्षा प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने गांव में मिडिल स्कूल की स्थापना की थी। ये स्कूल अब उन्नति करके हाई स्कूल बन गया है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय की आरंभिक शिक्षा उनके पिता के इसी स्कूल में हुई। इस स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात आपको कलकत्ता के तत्कालीन सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल में प्रविष्ट कराया गया। इस स्कूल में 4 वर्ष तक पढ़ने के पश्चात प्रफुल्ल राय बहुत बीमार हो गए। बीमारी के कारण 2 वर्ष तक स्कूल की पढ़ाई बंद करनी पड़ी। इस काल में भी आप रोग शैया पे पड़े पड़े पुस्तकों का अध्ययन करते रहते थे। स्वस्थ होने पर आपको एल्बर्ट स्कूल में भर्ती कराया गया। 1879 में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके पश्चात आप कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में प्रविष्ट हो गए और 1882 तक इस संस्था में अध्ययन करते रहे। उन दिनों मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में विज्ञान की शिक्षा का कोई प्रबंध न था। प्रफुल्ल चंद्र राय साहित्य और इतिहास में विशेष दिलचस्पी रखते हुए भी विज्ञान की ओर आकर्षित हो चुके थे। विज्ञान का अध्ययन करने आप प्रेसिडेंसी कॉलेज जाया करते थे। वहां आपको भौतिक और रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वानों सर पॉल इलियट और सर अलेक्जेंडर पेडलर के साथ रहने का सुयोग प्राप्त हुआ। इन विद्वानों के संपर्क में आने से आपका विज्ञान प्रेम बहुत बढ़ गया। भारत में तब विज्ञान की शिक्षा का उचित प्रबंध न था, अतएव कॉलेज में पढ़ते समय ही आप विलायत जाकर विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। 1880 ईस्वी में बीए के साथ साथ आपने गिकाइस छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। इस प्रकार आपकी विलायत जाकर अध्ययन करने की अभिलाषा पूरी हुई। शीघ्र ही आपने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया और अक्टूबर मास में एडिनबरा विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो गए और 6 वर्ष तक वहां अध्ययन करते रहे। एडिनबरा विश्वविद्यालय में पहुंचकर आपने रसायन और भौतिक विज्ञान के साथ ही वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का भी अध्ययन आरंभ किया। वहां प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के संपर्क में आने से आपकी प्रतिभा चमक उठी। 1885 ईस्वी में आपने बीएससी की परीक्षा पास की। 2 वर्ष पश्चात आपने डीएससी की परीक्षा भी सम्मान पूर्वक पास की। अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता से आपने रसायन विज्ञान में विशेष योग्यता प्रदर्शित करने के उपलक्ष्य में होप छात्रवृत्ति भी प्राप्त की थी। डीएससी परीक्षा सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण कर चुकने के पश्चात आपने अपने प्रोफेसरों की सिफारिशी चिट्ठियां और स्वतः दिए गए प्रमाण पत्र आदि लेकर लंदन के इंडिया ऑफिस में इंडियन एजुकेशन सर्विस IES में भर्ती होने का प्रयत्न किया, परंतु काले भारतीयों का अखिल भारतीय सर्विसों में प्रवेश निषिद्ध था। इसीलिए सब भांति सुयोग्य होते हुए भी आपको अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य न दिया गया। डीएससी परीक्षा पास करने के कुछ मास पश्चात ही प्रफुल्ल चंद्र राय कलकत्ता वापस आ गए। 1889 में आप प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। कॉलेज में अध्यापन कार्य के साथ साथ आपने अन्वेषण कार्य का भी सूत्रपात किया। यद्यपि कॉलेज में प्रयोगशाला का कोई समुचित प्रबंध न था, तथापि इसकी तनिक भी चिंता न करते हुए आपने भारत में अन्वेषण कार्य का मार्ग प्रशस्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने विद्यार्थियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने लगे। अपने अन्वेषणों का विवरण आपने प्रेसिडेंसी कॉलेज में रासायनिक अनुशीलन कार्ड के नाम से एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराया। इस पुस्तिका के प्रकाशन से संसार को आपकी खोजों का पता लगा और विज्ञान संसार में आपका नाम आदर के साथ लिया जाने लगा। डॉक्टर राय की सर्वप्रथम खोज पारे और उसके मिश्रण से बने हुए पदार्थों के संबंध में हुई।
पारद नाइट्राइट नामक पारद यौगिक संसार में सबसे पहले आपने ही तैयार किया। आपकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का सूत्रपात इसी अन्वेषण से हुआ। देश विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने आपके इस अन्वेषण की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बाद में इस यौगिक की सहायता से आपने अपने शिष्यों के साथ 80 नए यौगिक और तैयार किए तथा कई महत्वपूर्ण और जटिल समस्याओं पर प्रकाश डाला। अमोनियम नाइट्राइट के संबंध में भी महत्वपूर्ण अनुसंधान किए तथा जिंक, कैडमियम, कैल्शियम, बेरियम और मैग्नीशियम प्रभृति के नाइट्राइट्स के संबंध में उपयोगी गवेषणाएं की। संक्षेप में आचार्य राय ने अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्वेषणों से यह सिद्ध कर दिया कि भारतवासी आधुनिक विज्ञान के अध्ययन, अनुशीलन तथा अन्वेषण में किसी भी विदेशी से कम नहीं है। पारद नाइट्राइट के अन्वेषण से आपकी यूरोप में यथेष्ट ख्याति हो जाने के पश्चात 1904 ईस्वी में बंगाल सरकार ने आपको सरकारी खर्चे से यूरोप की विभिन्न रसायनशालाओं के निरीक्षण के लिए भेजा। यूरोप में आप जहां भी गए वहां के विद्वानों ने आपका बड़ा आदर सम्मान किया। लंदन की केमिकल सोसाइटी और फ्रांस की एकेडमी ऑफ साइंस ने आपके सम्मान में विशेष उत्सवों का आयोजन किया। बाद में लंदन की केमिकल सोसाइटी ने आपको अपना फेलो बनाया। इन अनुसंधानों से कहीं अधिक प्रसिद्धि आपको अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ हिंदू रसायन का इतिहास की रचना से मिली। 10-15 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात आचार्य महोदय ने यह ग्रंथ तैयार किया। इसका प्रथम संस्करण 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस महत्वपूर्ण ग्रंथ द्वारा आपने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की सहायता से प्राचीन भारतीयों के रसायन ज्ञान की विद्वत्ता को सिद्ध कर दिया है। आपने अकाट्य प्रमाणों द्वारा बतलाया कि प्राचीन भारत में रसायन की प्रगति आधुनिक प्रगति की टक्कर की थी। इस पुस्तक के प्रकाशित होने से पाश्चात्य विद्वानों में एक तहलका सा मच गया और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के हिंदू रासायनिक समकालीन यूरोपियन विद्वानों से कहीं बढ़े चढ़े थे। 28 वर्षों तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में कार्य करने के पश्चात 1916 ईस्वी में आपने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण किया, परंतु शीघ्र ही आपको और अधिक विस्तृत कार्य क्षेत्र में पदार्पण करने का सुयोग्य प्राप्त हुआ। सर आशुतोष मुखर्जी द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज की रसायनशाला के डायरेक्टर नियुक्त किए गए। इस पद पर आप 1926 तक कार्य करते रहे। आचार्य राय की विज्ञान साधना केवल विशुद्ध विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने अध्यवसाय से जो ज्ञान उपार्जित किया है उसको कार्य रूप में परिणत करने तथा उसकी सहायता से अपने देश की प्राकृतिक संपत्ति का सदुपयोग करने के भी महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ाकर देश के दुख दारिद्र्य को दूर करने की भरसक चेष्टा की है। इस संबंध में राष्ट्र को आपकी सबसे बड़ी देन बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स है, जिसकी स्थापना 1892 ईस्वी में हुई। उसका संगठन और सुचारू रूप से उसका संचालन आगे आने वाली संतति को बराबर आपकी याद दिलाते रहेंगे। 1920 ईस्वी में अपनी सफल विज्ञान साधना और विज्ञान के लिए की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के उपलक्ष्य में आप भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सभापति निर्वाचित किए गए। इसके पश्चात आपने भारत में रसायन संबंधी अन्वेषण कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को संगठित करके उनके कार्यों में पूर्ण सामंजस्य एवं सहकारिता स्थापित करने का निश्चय किया। इसके लिए आप निरंतर 3-4 वर्षों तक प्रयत्न करते रहे। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 1924 में आप इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना करने में सफल हुए। आज इस संस्था की गणना भारत ही नहीं प्रत्युत संसार की रसायन संबंधी श्रेष्ठ संस्थाओं में की जाती है। विज्ञान के अतिरिक्त आचार्य राय ने साहित्य की भी सराहनीय सेवा की है। हिंदू रसायन का इतिहास में इनके विज्ञान, इतिहास और साहित्य प्रेम, इन तीनों का सामंजस्य दिख पड़ता है। गदर के पूर्व और बाद का भारत नाम से आपने भारतीय इतिहास की एक प्रमाणिक पुस्तिका लिखी है। बंगला में भी आप बराबर कुछ न कुछ लिखते ही रहते थे। आपकी गणना बंगला के श्रेष्ठ लेखकों में की जाती है। उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने के साथ ही आचार्य राय प्रमुख समाज सेवी एवं देश प्रेमी भी हैं। स्वदेश की उन्नति और समाज सुधार के लिए आप ठोस और रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं। स्वदेशी और खादी में आपका दृढ़ विश्वास है।
1931 के राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में सारे देश का दौरा करके स्वदेशी का प्रचार किया। स्थान स्थान पर स्वदेशी प्रदर्शनियों का संगठन कराकर उनका उद्घाटन किया। उन दिनों जब देश में दमन दावानल का दौरा था, आपके भाषणों से राष्ट्रीय युद्ध से थके हुए देश में जागृति और उत्साह की एक नवीन लहर दौड़ गई थी। 1917 ईस्वी में आप अखिल भारतीय समाज सुधार कॉन्फ्रेंस के सभापति भी बनाए गए थे। उस अवसर पर आपने समाज सुधार की अन्य योजनाओं के साथ ही अछूतोद्धार पर भी बहुत जोर दिया था। 1922 में उत्तरी बंगाल में बाढ़ आने और अकाल पड़ने पर आपने जिस अदम्य साहस के साथ काम किया था, उसकी स्मृति आज भी बहुतों के लिए कल की सी बात है। इस संकट के समय में आपने खादी और चरखे का भारी प्रचार किया। आप चरखे की उपयोगिता और महत्ता में एक वैज्ञानिक होते हुए भी दृढ़ विश्वास रखते थे। आपका चरखा प्रेम रसायन प्रेम से किसी भी अंश में कम नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश सरकार द्वारा CIE तथा सर की उपाधि प्राप्त करके तथा सरकारी पेंशनर होते हुए भी आप सरकारी नीति की कड़ी आलोचना करने से कभी नहीं चूके और आवश्यकता पड़ने पर अपने कथन को व्यवहार में लाकर भी दिखलाया। संक्षेप में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में उत्सर्ग कर दिया। शिक्षा, विज्ञान, समाज सुधार, राजनीति, स्वदेशी व्यवसायों की उन्नति आदि अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अपने भारत की सेवा की है। इन सेवाओं के लिए आधुनिक तरुण भारत के निर्माताओं में आपका नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा। यथेष्ट वृद्ध हो जाने पर भी इन कार्यों में आप सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं। आजकल भी आप बंगाल की सुप्रसिद्ध संकट तारण समिति तथा नारी कल्याण आश्रम प्रभृति लोकोपकारी संस्थाओं के सभापति हैं। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि ये पुस्तक भी प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवित रहते ही लिख दी गई थी, इसीलिए उन्हें जीवित बताया गया है अंत तक। चलिए, ऐसे महान विभूतियों को पढ़ के हौसला मिलता है, साहस मिलता है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य महापुरुष की जीवनी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।